नमस्कार बच्चों। आज मैं थर्ड ईयर के बच्चों के लिए एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसका सेकंड पेपर में कहानी संग्रह से ली गई कहानी जगार की मूल संवेदना पर आपसे चर्चा करूंगी। जगार कहानी के जो लेखक हैं उनका परिचय मैं आपको दे देती हूँ। जो जगार कहानी के लेखक हैं विपुल ज्वाला प्रसाद। इनका जन्म स्थान धौलपुर में पिपरवा गांव है। ज्वाला प्रसाद जी का लेखन के प्रति बचपन से ही रुझान था और 70 के दशक में से वह नियमित लेखन प्रारंभ करने लगे थे। जिन विधाओं पर उन्होंने कार्य किया है उसमें कहानी, निबंध और रिपोर्टाज प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं का प्रकाशन सारिका, नवनीत, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, मधुमती आदि में होता रहा है और कथा संकलन जो है इनके टीले और जगार हैं। तो यहाँ पर थोड़ा और परिचय देना चाहती हूँ कि राजस्थान के अग्रणी कहानीकारों में विपुल ज्वाला प्रसाद एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं या पहचान हैं। इनकी कहानियाँ जो हैं हिंदी जगत में पर्याप्त ख्याति प्राप्त की हुई है। और विपुल जी का जन्म जो राजस्थान में हुआ था और जिला जो था धौलपुर, उसके पिपरवा गांव में। इनके माता पिता के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हैं कि इनके पिता का नाम पंडित रामगोपाल शास्त्री है और बचपन से जो इनकी दीक्षा अपने पिता के सानिध्य में ही प्रारंभ हुई थी और इन्होंने जो बचपन से ही साहित्य लेखन के प्रति इनका रुझान जो है हमें देखने को मिलता है। विपुल जी की जो रचनाएं हैं अभी मैंने आपको बताया कि सराजिका, नवनीत और अमर उजाला और हरिगंधा, राजस्थान पत्रिका, इतवारी पत्रिका, दैनिक भास्कर, नई दुनिया और अनेक और पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित हो रही हैं। इनका एक कथा संकलन टीले राजस्थान से तथा दूसरा जगार नई दिल्ली से प्रकाशित हो चुके हैं और विपुल जी को भारत सरकार द्वारा सम्मान भी प्राप्त दिया जा चुका है। उनकी कहानियों का तेलुगु भाषा में अनुवाद हो चुका है तथा वे तेलुगु की साहित्यिक पत्रिका विपुला में प्रकाशित और प्रशंसित हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जो हमारी कहानी है उसके बारे में संक्षिप्त परिचय देती हूँ। उसके बाद हम बिंदुवार उन पर चर्चा करते चलेंगे। जो जगवार कहानी है उसके कुछ बिंदु मैं लेती हूँ और उन पर चर्चा करती हूँ ताकि कहानी का प्रारंभ, मध्य और अंत आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। कहानी के मुख्य बिंदुओं में हम देखते हैं कि यह जगार कहानी विपुल ज्वाला प्रसाद की प्रतिनिधि कहानी है और यह समाज में व्याप्त विसंगतियों और असमानताओं का चित्रण करती है। यहाँ ये इस कहानी में बताया है कि आधुनिक युग में भी अन्याय का बोलबाला है, जबकि कानून है, व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, पर फिर भी हम देखते हैं अन्याय जो है वो सर उठाकर चलता है। ताकतवर व्यक्ति द्वारा धन और बल का दुरुपयोग कर कमजोर मनुष्य का शोषण इस कहानी में बताया गया है और इसका प्रमुख कारण ये भी है कि ग्रामीण जो हैं वो लगातार अन्याय सहन करते रहते हैं, तो अत्याचारी और निरंकुश हो जाता है। जैसा थोड़ा शीर्षक के बारे में भी हम दृष्टि डालते हैं तो जगार कहानी जो है ये कांचिलिक शब्द से लिया हुआ है और इसमें का अर्थ है जागरण, सजगता, या आप नींद से जागने को कहते हैं कि व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि अब जागने का समय आ गया, अन्यथा अन्याय जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से ये जगार शीर्षक लिए हुए कहानी एक सुंदर अर्थ को व्याख्यायित करती है और इसके माध्यम से हमें कहानीकार ने इस कहानी के जो प्रमुख बिंदु है या इस कहानी की मूल संवेदना है उसको बताने में सफल हुए हैं। तो जगार कहानी जो है हमने अभी बताया कि ये समाज में व्याप्त असमानता के विरुद्ध तल्ख स्वर मुखरित करती है और जो कहानी है उसमें हम देखते हैं कि जनई एक पात्र है जो उसका पूरा नाम है जनई यादव। वह धन बल और पशु बल के सहारे राजेश और उसके बड़े भाई की ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना चाहता है और राजनीतिक स्तर पर भी हमने इस कहानी में पढ़ने पर देखा कि जनई एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए तहसीलदार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। जनई का भय पूरे गांव में और उसके आसपास व्याप्त है। जैसा कि हमने इस कहानी में मुख्य बिंदु लिए थे कि आधुनिक युग में भी अन्याय का बोलबाला है, वो इस कहानी को पढ़ने से स्पष्ट दिखाई देता है कि दबंगई के कारण और आतंक के कारण जनई के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाने का साहस करता है
और जो बड़े भाई हैं वह दुखी हैं, पीड़ित हैं। पंचायत भी बुलाने की कोशिश करते हैं, पर पंचायत में कोई नहीं आता है। और जो राजेश है वो भी कोशिश करता है, अपने बड़े भाई की मदद के लिए कोटा से आता है। और अपने गांव के जो सम्मानित हैं, कहना चाहिए एक तरह से, जिनकी प्रभावशाली व्यक्तित्व में जिनका नाम आता है, उसमें प्रमुख है पातीराम। उनके पास भी मदद करने के लिए जाता है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि समाज जब एकत्रित होकर अन्याय का विरोध करता है तो अन्यायी के पांव खड़ने लग जाते हैं। पर यहाँ पर इस कहानी में हमने देखा कि पातीराम भी राजेश को टरका देते हैं या उससे कन्नी काट लेते हैं। और राजेश इस अन्याय का विरोध करने का अपने स्तर पर ही संकल्प लेता है, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नवयुवक है और उसको अन्याय सहने के प्रति अपने अंदर ही लगता है कि वह क्यों सहे। और इस तरह से गांव के सभी लोग जो हैं वो जानते तो हैं कि जनई अन्याय करता है, पर वह किसी कोई भी उसके खिलाफ बोलने का साहस नहीं करता है। तो इस तरह से मौन रहकर भी हम देखते हैं कि अन्यायी और अत्याचारी को हम एक अवसर प्रदान करते हैं कि वो और भी ज़्यादा अन्याय करे। तो इस तरह से हम इस कहानी में देखा कि जो घटनाक्रम है जनई द्वारा गांव के जो एक व्यक्ति है, एक परिवार, बड़ा भाई जो उसका स्वास्थ्य कमज़ोर है और वह अपने आप को असहाय महसूस करता है, उसके खेत पर जनई कब्जा कर लेता है। और आखिर में वह अपने छोटे भाई राजेश को बुलाता है और कोशिश करता है कि किसी तरह से समस्या का समाधान हो जाए। इसी क्रम में छोटा भाई जाता है और मदद की गुहार करता है, पर वह सफल नहीं होता है। आगे के बिंदु कुछ इस तरह हैं कि समाज के लोग स्वयं अपनी कमजोरी से और विरोध न कर अन्यायी को आतंकी बनाने में मदद करते हैं। जैसा हम देखते हैं, ये अन्याय का विरोध नहीं करना भी एक तरह से अन्याय करना ही होता है। दूसरा, जनई जो है वह दबंगई और पशु बल के सहारे कमजोर व्यक्ति के खेत हथियाने की पुरजोर कोशिश करता रहता है और कई बार वह सफल भी हो जाता है। तीसरा, हमने देखा कि कहानी में जो तहसीलदार है, सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है कि वह जो भी व्यक्ति उसके कार्यालय में आए, किसी तरह की अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उससे एक दरख्वास्त करे, तो सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों का ये दायित्व है कि समस्या का समाधान करें, ना कि किसी अन्यायी का साथ दें। तो इस तरह सरकारी पदों पर बैठे व्यक्ति भी कई बार अपने कर्तव्य निर्वहन में कोताही बरतते हैं और इससे कमज़ोर व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। दूसरा ये कि तीसरा बिंदु हम देखते हैं कि शक्तिशाली और अत्याचारी व्यक्ति के समक्ष घुटने टेक देना भी उसको और निरंकुश बना देता है, तथा जनई केंद्र के द्वारा आतंक के बल पर सामान्य व्यक्ति में भय व्याप्त करना। तो ये हम समाज में इस तरह की घटनाक्रमों को अक्सर देखते रहते हैं। तो इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से जो जनई है वो अत्याचार करने के लिए अपना मानो अधिकार ही समझ लेता है। और यहाँ पर हमने देखा है कि जो जगार कहानी है वे कई स्तरों पर आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियों को भी रेखांकित करती है कि राजनीतिक आतंक से हमारी नौकरशाही किस कदर त्रस्त है। इसका आभास हमें राजेश के प्रति तहसीलदार के व्यवहार से हो जाता है। जब कहानी में वह तहसीलदार के पास जाता है और तहसीलदार टाल मटोल करता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने काम के तहसीलदार अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है और अन्याय का साथ दे रहा है। कहानी सामाजिक असमानताओं और प्रभावशाली व्यक्ति के समाज में व्याप्त भय को बहुत कुशलता से बताने में सफल हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि जो कहानी है वो ये बताने में एक तरह से सफल हुई है कि अन्याय का मुकाबला एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, यह तो सत्य है, किंतु सामूहिक अभियान चलाकर हम किसी भी अन्याय या अत्याचारी को उसके अपने आगे घुटने टिकवाने में सफल हो सकते हैं। और समाज की एकता ही किसी भी अन्याय के विरुद्ध एक होकर उस व्यक्ति को परास्त करने में सफल भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने इस कहानी में देखा कि जो घटनाक्रम है उसमें प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कहानीकार ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अब हम इसमें अगले बिंदु की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी के मुख्य पात्र के बारे में आपको जानकारी देना भी ज़रूरी है कि कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो जनई है, पातीराम है, राजेश है और बड़े भाई हैं। तथा कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि बड़े भाई कमज़ोर और असहाय हैं और बड़े भाई अपनी कमज़ोरी और असहाय होने के कारण ही अन्याय सहने को विवश हैं, जबकि वो सहना नहीं चाहते हैं,
पर वो विरोध करें तो कहाँ तक करें, कोई उनका साथ ही नहीं दे रहा है। और विपरीत परिस्थितियों के कारण बड़े भाई चिंता तो रहते हैं, व्यथित हो गए हैं और भयभीत भी रहते हैं। विवशता के कारण परिस्थितियों के आगे नतमस्तक और निराश हैं। तो इस कहानी में उनकी राजेश की भाभी का बताया गया है कि वह किस तरह से कहती है कि क्या ज़माना आ गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये एक जो कहावत है, ये हमें बताने को पर्याप्त है कि वह कितनी अपने आप को मजबूर समझ रही हैं कि क्या उन्हें कहीं न्याय नहीं मिल पाएगा। इस तरह इस कहानी को मैं और आगे आपको स्पष्ट करती हूँ कि कहानी जो है वो हमें कहीं न कहीं एक संदेश देती है कि अन्याय का विरोध आवश्यक है, क्योंकि हम अगर हमारी खामोशी है वो अत्याचारी के हौसले और बुलंद करेगी। पर यदि हम सही हैं तो हमारा अन्याय के प्रति विरोध तब सफल होगा जब हम सब मिलकर सच का साथ देंगे। कहानी आधुनिक सामाजिक अव्यवस्था, अन्याय और सरकारी तंत्र पर करारा व्यंग करती है। समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात भी किया गया है और जनई की निरंकुश मानसिकता को यहाँ पर कहानी में उजागर किया गया है। जनई के आतंकी प्रभाव मंडल से ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है। बड़े भैया शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और जनई के से उनके आतंक के प्रति उनके मन में निराशा का भाव घर कर गया है। बड़े भाई द्वारा जब राजेश को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया जाता है और राजेश गांव आकर जनई से अपने खेत पर अतिक्रमण रोकने को कहता है, तो जनई अपनी दबंगई से और बल के प्रयोग से राजेश को भी धमकाता है। घर में बड़ा भाई और भाभी अत्यंत चिंतित और बेबस अनुभव कर रहे हैं। भाभी द्वारा कहावत जिसकी लाठी उसकी भैंस उनकी विवशता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। अंत में गांव के गणमान्य व्यक्ति पातीराम का ज़मीर जागता है जब राजेश उससे मदद मांगने जाता है। एक बार तो वे मना कर देते हैं, पर राजेश स्वयं सोचता है कि मैं खुद ही जाऊंगा अब अकेला और जो जनई है उसको दबंगई करने से रोकूंगा। जब वह पातीराम के घर के आगे से निकल रहा होता है अकेला मुकाबला करने के लिए, तो पातीराम को अचानक होश आता है। वह मानो नींद से जागता है और अपने बेटों को आवाज़ लगाता हुआ कहता है कि चलो। बड़े भाई के साथ सब लोग जो हैं अपने पुत्रों को जगाता हुआ पातीराम साथ साथ चल देते हैं और घटना अचानक करवट लेती है। पूरा गांव लामबंद होकर राजेश के खेत पर पहुंच जाता है और पातीराम जनई और उसके गुंडों को गांव वालों के साथ यहाँ पर धमकाता है और एकाएक बदले घटनाक्रम से जनई पीछे हट जाता है और खेत को बड़े भाई को सौंप देता है। सत्य है, निरंकुश के विरुद्ध समूह की जो ताकत है वही सफल होती है। तो इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से जो राजेश और उसका बड़ा भाई है पातीराम है, इनके चरित्र प्रमुख हैं जिनके माध्यम से कहानीकार ने अपनी मंशा को व्यक्त किया है। भैया का चरित्र अन्याय से हरे कमज़ोर और असहाय व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और पातीराम जो है वो अन्याय के खिलाफ उस जागृति का प्रतीक है जिससे समाज में गैर बराबरी को मिटाया जा सकता है। तो इस तरह ये एक रोचक कहानी है जिसमें सुंदर कहावतों और मुहावरों का प्रयोग लेकर कहानी को के वाक्यों को रोचकता प्रदान की गई है। और इस तरह से कहानीकार जो विपुल ज्वाला प्रसाद हैं वो एक सफल और सशक्त कहानी के माध्यम से समाज को संदेश देने में पूर्णतः सफल हुए हैं। धन्यवाद।